माइनिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए सभी साथियों तथा विद्यार्थियों को मैं राजेश कुमार सादर नमस्कार करता हूं। साथियों, आज मैं आप लोगों के समक्ष डीजीएमएस की जो फर्स्ट क्लास मैनेजरशिप तथा सेकंड क्लास मैनेजरशिप की जो परीक्षा होने वाली है उससे संबंधित कुछ अपने सुझाव को रखना चाहता हूं, जो शायद इस परीक्षा में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों को काम आ जाए। साथियों, सबसे पहले तो मैं माइन मैनेजमेंट लेजिस्लेशन एंड जनरल सेफ्टी सब्जेक्ट की जो तैयारी करते हैं उनको ये बात बताना चाहूँगा कि हमारा जो बेसिक बुक्स है माइंस एक्ट 1952, इसका आप जो है सिस्टमेटिक अध्ययन करें, इसके एक एक पॉइंट को बारीकी से पढ़ें। यदि अंग्रेजी की किताब में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो, चूँकि कानून का जो इसमें लैंग्वेज है थोड़ा सा टेढ़ा लैंग्वेज है, जिसको समझने में शायद सभी लोगों को आसान नहीं लगे, तो इसके लिए आप अंग्रेजी की किताब के साथ हिंदी की किताब को भी रखें और इसके लैंग्वेज को बिल्कुल समझने का कोशिश करें, ताकि किसी तरह का कोई मीनिंग जो है अपने आप में गलत मीनिंग को हम नहीं समझ लें। तो माइंस एक्ट 1952 ये प्रिंसिपल लॉ है सभी के लिए, चाहे वो डीजीएमएस के एग्जामिनेशन में अपियर होना चाहते हों या डिग्री, डिप्लोमा एंड अदर जो माइनिंग से रिलेटेड कोर्सेस हैं उन विद्यार्थियों के लिए भी ये ज़रूरी है। दूसरा, कोल माइंस रेगुलेशंस 2017। साथियों, माइंस को चलाने के लिए, रेगुलेट करने के लिए ये कोल माइंस रेगुलेशन जो है बनाए गए हैं। इस कोल माइंस रेगुलेशन में अंडरग्राउंड माइनिंग, ओपन कास्ट माइनिंग में जितने भी ऑपरेशंस हैं उन ऑपरेशंस को कैसे हम करेंगे सेफली, इस कोल माइंस रेगुलेशन में बिल्कुल स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। तो साथियों, कोल माइंस रेगुलेशन का थ्रोली स्टडी करना बिल्कुल ज़रूरी है और इस रेगुलेशन में आपको जो भी डाटा मिलेंगे, जो भी पॉइंट मिलेंगे, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हो उस पर फोकस करें और उसको लिखने की कोशिश करें। इससे क्या होगा कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यदि डाटा आपके दिमाग में है तो उस समय आंसर सेलेक्ट करने में आसान होगा। तीसरा, माइंस रूल्स 1955। माइंस रूल्स 1955 का जो लैंग्वेज है बिल्कुल सरल है, इसका भी स्टडी करना बिल्कुल ज़रूरी है। यदि आप इन तीनों बुक्स का स्टडी करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, शायद माइनिंग इंडस्ट्री में हम काम करते हैं या फिर जो भी स्टूडेंट हैं उनको एक बहुत ही आसान लगेगा इस तीनों का स्टडी करने के बाद। माइनिंग का जो स्टूडेंट, चाहे वो डीजीएमएस का एग्ज़ाम देना चाहते हो, अपने जो कोर्स है उसका एग्ज़ाम देना चाहते हो, तो ये तीनों बुक्स का स्टडी करने के बाद वो उनको थोड़ा सा बहुत ही आसान लगेगा और पढ़ने में एक रुचि भी जाएगी। उसके बाद साथियों,
सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी रेगुलेशन 2010 इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित जितनी भी बातें हैं, जितने भी नियम कानून हैं, वे सारे इसमें दिखाए गए हैं। इसको स्टडी करने के बाद आपको इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित सारे नियम कानून की जानकारी हो जाएगी। इससे भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे लो वोल्टेज, हाई वोल्टेज, मीडियम वोल्टेज, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, ये सारी चीज़ें आपको इस किताब में मिलेंगी। उसके बाद माइन वोकेशनल ट्रेनिंग रूल्स। माइन वोकेशनल ट्रेनिंग रूल्स जो है, हमें ट्रेनिंग की क्या आवश्यकता है और ट्रेनिंग से संबंधित जितनी भी बातें हैं माइन वोकेशनल ट्रेनिंग रूल्स में दिए गए हैं। किन लोगों को कितने दिनों की ट्रेनिंग होनी चाहिए, किस प्रकार की ट्रेनिंग होनी चाहिए, जॉब ट्रेनिंग कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें इन किताब में आपको मिलेंगी। इससे भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ठीक से है, DGMS सर्कुलर टाइम टू टाइम DGMS के द्वारा एक सर्कुलर बनाया जाता है जो आपको माइंस से संबंधित जितने भी गाइडलाइंस हैं इस DGMS सर्कुलर में आपको मिलेंगे। 7th है नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस। साथियों, नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस ये एवरी ईयर एक कॉन्फ्रेंस करके माइन सेफ्टी पर चर्चा होती है और उसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिस पर फोकस किया जाता है उसको नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस में प्रकाशित किया जाता है और इसे भी आप स्टडी करेंगे, जिससे रिसेंटली जो कुछ भी माइन सेफ्टी से संबंधित या अदर वेलफेयर संबंधित जो भी सुधार किए गए हों वो आपको नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस में मिलेंगे। इसलिए नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस का स्टडी करना भी बिल्कुल ज़रूरी है। 8 में माइन क्रेच रूल, ये बहुत पतली सी किताबें हैं। माइन क्रेच रूल जो है इसका भी एक बार आप स्टडी कर लें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हो सकता है कि इससे भी क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो साथियों, ये तो जो हमारा बेसिक बुक्स है इसको भी आप पढ़ें। और एक चीज़ है एक्सप्लोसिव एक्ट। एक्सप्लोसिव एक्ट की
भी एक किताब है जिसे आप अपने पास रखें और एक्सप्लोसिव से संबंधित जितने भी नियम कानून हैं उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। तो हम सभी को इन सारे बुक्स जो हैं अपने पास रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि माइनिंग इंडस्ट्री एक जोखिम भरा इंडस्ट्री है और इस इंडस्ट्री में काम करते वक्त कराते वक्त बहुत सारे जोखिम से होकर गुजरना पड़ता है। तो यदि हमें इन सारे बुक्स को स्टडी करने के बाद नॉलेज रहेंगे कैसे काम करना है, कैसे हैंडलिंग करना है, कैसे करवाना है, कैसे सुपरविज़न करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, तो शायद भविष्य में होने वाले जो एक्सीडेंट की संभावना है उसे हम कम कर सकते हैं या संभावनाओं को दूर कर सकते हैं। तो अपनी और अपने साथियों की सुरक्षा के मद्देनज़र रखते हुए हमें इन सारे बुक्स का एक थ्रोली स्टडी करना सभी के लिए ज़रूरी है और स्टडी करना भी चाहिए, क्योंकि आपके पास जितना नॉलेज रहेगा आप कहीं भी बोल्डली किसी भी व्यक्ति से, जैसे कुछ भी कहीं डिस्कस होता हो तो कोई व्यक्ति कोई गलत पॉइंट यदि आपसे बोल रहा है तो आप उसको कट कर सकते हैं। तो नॉलेज सभी के लिए आवश्यक है साथियों। इसके अलावे आज मैं आप लोगों को लॉन्गवॉल के बारे में कुछ बताना चाहूँगा, क्योंकि लॉन्गवॉल से भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दिन प्रतिदिन हमारा जो कोल का डिमांड है उसके अनुसार हाईली मैकेनाइजेशन की ओर हम बढ़ रहे हैं। तो अंडरग्राउंड जो माइन हम चलाते हैं उसमें लॉन्गवॉल का एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। आज मैं आप लोगों को लॉन्गवॉल के बारे में बताना चाहूँगा। साथियों, मैं ये बताना चाहूँगा आप लोगों को कि इंडिया में फर्स्ट पावर सपोर्ट लॉन्गवॉल कोल इंडिया में आया, जिसमें कोल इंडिया का सब्सिडरी जो BCCL है उस सब्सिडरी में मुनी डी प्रोजेक्ट का नाम आप लोग सुने होंगे। मुनी डी प्रोजेक्ट में 1978 में सबसे पहले पावर सपोर्ट लॉन्गवॉल का यूज किया गया। तो मैं पावर सपोर्ट लॉन्गवॉल के बारे में ही बताऊंगा। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, जैसे मान लीजिए ये एक लॉन्गवॉल हमें इस पार्ट को करना है। तो लॉन्गवॉल इक्विपमेंट सेट करने से पहले हमें गेट रोडवे ड्राइव करना पड़ता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, रोड हेडर का यूज करते हैं। आप यहाँ पे रोड हेडर लगाएं। ये रोड हेडर एक मेन
रोडवे ड्राइव किया। हम यहाँ तक पहुँच गए। उसके बाद हमें लॉन्गवॉल पैनल का एक प्लानिंग करना पड़ता है कि लॉन्गवॉल का लेंथ कितना होगा, उसका फेस का विड्थ कितना होगा। जैसे मान लीजिए कि हमें 1000 मीटर लंबा एक पैनल बनाना है और 250 मीटर विड्थ इसका लॉन्ग वॉल का फेस बनाना है। तो रोड हेडर के माध्यम से हम यहाँ तक एक मेन गैलरी ड्राइव किए। उसके बाद एक गेट रोडवे यहाँ हम बनाए। दूसरा गेट रोड इधर से बनाए। यदि हमारे पास 2 रोड हेडर मशीन अवेलेबल हो तो एक साथ दोनों तरफ हम गैलरी ड्राइव करके गेट रोड बना सकते हैं। इससे क्या होगा कि हमारा लॉन्गवॉल पैनल बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा। तो ये 2 गेट रोड बनाए। इस दोनों गेट रोड को यहाँ से फिर ड्राइव करते हुए दोनों गैलरी को हम कनेक्ट कर दिए। ये गेट रोड एक दूसरे से कनेक्ट हो गया। अब इसको सबसे पहले अब जाने कि वेंटिलेट कैसे करेंगे। तो यहाँ से आपका मेन इनटेक ये आपका मेन गेट है। मेन इनटेक एयरवे। ये दोनों गैलरी तैयार होने के बाद अब हमें लॉन्गवॉल जो इक्विपमेंट है उसे सेट करना है। तो दोनों गैलरी प्रिपेयर होने के बाद हम ट्रैक लाइन बिठाते हैं। फुल गैलरी, क्योंकि जो भी लॉन्गवॉल मटेरियल हैं इस ट्रैक लाइन के माध्यम से हम उसको जिस प्लेस पे इंस्टॉल करना है वहाँ तक पहुँचाएंगे। ये ट्रैक लाइन दोनों गैलरी से होकर गुजरेगा। अब हमें सबसे पहले पावर सपोर्ट को ट्रांसपोर्ट कैसे करेंगे। तो इसी ट्रैक लाइन के माध्यम से
हम जो ट्रॉली है पावर सपोर्ट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, उस पर पावर सपोर्ट को लोड करके और यहाँ उसको पहुँचाते हैं। इस जगह पे एक ऐसा स्टेशन होता है जहाँ पे इस पावर सपोर्ट को हम अनलोड करते हैं और इसके माध्यम से सबसे पहले फर्स्ट पावर सपोर्ट को ये जो गैलरी है और ये साइड पिलर है, यहाँ पे पावर सपोर्ट को हम लेकर के इस साइड पिलर से सटाकर इसको इंस्टॉल करते हैं। दूसरा, फिर पावर सपोर्ट को लाकर इस पूरे गैलरी को कवर करते हैं। इसी तरह जितना हमारा लॉन्ग वॉल फेस का विड्थ है, यहाँ से फुल पावर सपोर्ट का इंस्टॉल करते हुए एंड ऑफ द फेस ये जो ड्राइव गैलरी है इस पॉइंट तक हम लाते हैं। ये मान लीजिए नंबर ऑफ पावर सपोर्ट 98 है। इसके बाद हम AFC का इंस्टॉल करते हैं, आर्मर्ड फेस कन्वेयर। आर्मर्ड फेस कन्वेयर यहाँ इसका मोटर है, ये इसका प्लेट है, इसी तरह इसको हम जो पैन है इस पैन को जोड़ते हुए यहाँ पे दो मोड होता है, एक ड्राइव इंड एंड एक टेल इंड। इसमें चेन लगा हुआ रहता है, सारे प्लेट को जोड़ने के बाद हम इस चेन को इस पैन के नीचे से गुजारते हुए ऊपर ला करके फिर चेन को हम उसके डी-लिंक से कनेक्ट कर देते हैं। ये पावर सपोर्ट AFC इंस्टॉल हो गया। उसके बाद
हमको जो इसका मेन कटिंग मशीन है जिसको बोलते हैं DERDS, DERDS, D means double, E means inded, R means ranging, D means drum, S means shearer. Double ended ranging drum shearer। एक SERDS भी होता है, सिंगल इंडेड रेंजिंग ड्रम शेयरर। डबल इंडेड रेंजिंग ड्रम शेयरर का मीन्स हुआ कि इसमें 2 ड्रम लगे होते हैं। ये FC है, इसके साथ स्पिल प्लेट जुड़े हुए रहते हैं। ये ड्राइव से टेलिन तक स्पिल प्लेट रहते हैं जुड़े हुए। इसी स्पिल प्लेट पर जो DERD डबल इंडेड रेंजिंग ड्रम शेयर है, इसमें 2 ड्रम होते हैं। एक ड्रम कोल फेस को ऊपर की ओर काटता है तो दूसरा नीचे की ओर। दोनों ड्रम एक साथ होता है रोटेट। इस ड्रम में पिक्स लगे होते हैं और डस्ट सेपरेशन के लिए इसमें एक ऐसा अरेंजमेंट रहता है जो वाटर सप्लाई करके और इस पूरे ड्रम में जब ड्रम कटिंग करता है कोल को रोटेट होता है उस समय वाटर स्प्रे करता है। तो डस्ट सेपरेशन का इस ड्रम के साथ रहता है अरेंजमेंट। ये इधर पावर सपोर्ट AFC DERDS का इंस्टॉलेशन हो गया। अब इधर हमें गेट रोड में क्या क्या मशीनरी यूज करते हैं उसको हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पे रहता है BSL। BSL का मीनिंग होता है ब्रिज स्टेज लोडर। इसका क्या फंक्शन है? यहाँ SERD कोल कटिंग किया, AFC आर्मर्ड फेस कन्वेयर उसको ट्रांसपोर्ट करके यहाँ पे गिराया और ये BSL के साथ एक क्रशर लगा रहता है जिसको लंप ब्रेकर भी बोलते हैं। इसी के साथ रहता है क्रशर लगा हुआ जो बड़ा बड़ा लंप साइज का जो कोल कटिंग करने के बाद प्रोड्यूस होता है उसको ये क्रशर क्रश करके इस ब्रिज स्टेज लोडर के माध्यम से फिर अनलोड करता है बेल्ट कन्वेयर पे। ये बेल्ट कन्वेयर वहाँ तक एक्सटेंड किए जाते हैं जहाँ आपको
यदि बंकर में कोयले का स्टॉक करना है तो ये बंकर तक जाता है, फिर इस बंकर से बेल्ट कन्वेयर में जाता है, फिर यदि दूसरा बंकर है तो उस बंकर में जाकर ये कोल स्टॉक करता है, और यदि आपका एस्कीप वाइंडिंग है तो उस एस्कीप में जाकर ये अनलोड करता है और तब नीचे से सरफेस तक हमारा कोयला ट्रांसपोर्ट होता है। तो अभी कुछ इसका पार्ट बताना हमें बाकी है। ये गेट रोड जो है मेन इनटेक एयरवे, इसमें ये जो ट्रैक लाइन है, इस ट्रैक लाइन पे एक ट्रॉली में पावर सप्लाई हेतु एनर्जी ट्रेन रहता है। इसी एनर्जी ट्रेन पे पावर सिस्टम रहता है और पूरे लॉन्गवॉल पैनल में जहाँ भी ज़रूरत है हम पावर का सप्लाई करते हैं। दूसरा, ये पावर सपोर्ट जिसमें हाइड्रोलिक होस पाइप सभी एक दूसरे पावर सपोर्ट से कनेक्ट रहते हैं। यहाँ पे इसी ट्रैक लाइन पे ट्रॉली पे इमल्सन टैंक विथ पावर पैक जो पंप इसमें रहता है, ये प्रेशर बनाता है और ये होस पाइप से जुड़ा रहता है, और इसी में हाई प्रेशर होस पाइप सारे पावर सपोर्ट को हाइड्रोलिक प्रेशर प्रोड्यूस करते हुए इसे ऑपरेट करने के लिए हाइड्रोलिक प्रेशर सप्लाई करता है। अब साथियों, स्टार्टर कंट्रोल की भी यहाँ ज़रूरत है। तो स्टार्टर कंट्रोल के लिए हम लोड सेल, बोरहोल एक्सटेंसोमीटर या अदर्स जो इक्विपमेंट है उसका हम यूज करते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा पावर सपोर्ट का एक, आपको मैं कलर फोटो दिखाऊंगा। इसमें आप आसानी से समझेंगे। ये पावर सपोर्ट है, ये पावर सपोर्ट कैसे काम करता है। ये इसका लेग है, ये 2 लेग पावर सपोर्ट है। 4 लेग्स भी होता है। 4 लेग्स में जो आगे का जो ये लेग है उसको बोलते हैं फ्रंट लेग, और जो पीछे का रहता है उसको बोलते हैं रियर लेग। साथियों, मैं इतने बारीकी से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में फ्रंट लेग, रियर लेग पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। तो यदि आप इसे समझे रहेंगे तो उस समय बिल्कुल आपके लिए आसान रहेगा। फ्रंट लेग मीन्स जो पावर सपोर्ट का जो आगे का लेग होता है उसे बोलते हैं फ्रंट लेग। जो पीछे का लेग होता है उसे बोलते हैं रियर लेग। अब इस पावर सपोर्ट का अदर पार्ट्स के बारे में भी आप जानें। ये इसका बेस प्लेट है, ये फ्रंट लेग है, ये इसका जो है सो पार्ट है कैनोपी।
मेन इसी का रोल है, क्योंकि जो रूफ का जो लोड होता है इसी पे आकर के इस कैनोपी पे रुकता है। यहाँ पे कंट्रोल वाल्व लगे होते हैं जो मॉड्यूलर स्ट्रक्चर के होते हैं। ये मैनुअल ऑपरेट होते हैं। यहाँ पे ऑपरेटर रहता है, इसमें लीवर होते हैं। इसे आगे बढ़ाने के लिए, जैसे ये हमारा यहाँ से शेयर कटिंग चालू किया, काटते काटते ये टेल इंड कोड किया गया, तो उसके बाद ये क्लीनिंग करते हुए, चूँकि फ्लोर क्लीनिंग होगा तभी हम जो आर्मर्ड फेस एफसी जिसको बोलते हैं एफसी आगे बढ़ाएंगे जब उसका फ्लोर बिल्कुल क्लीन रहेगा। इसलिए शेयर को एक बार कटिंग और दूसरे बार उसको बिना कटिंग किए हुए हम उसको स्टार्टिंग से एंड तक लाते हैं, ताकि फ्लोर का जो कोल है वो बिल्कुल क्लीन हो जाए और एफसी एडवांस करने में आसान हो। तो ये आप देख लिए पावर सपोर्ट। अब इसको हम एडवांस कैसे करेंगे, एफसी को आगे कैसे बढ़ाएंगे। जब ये आपका एक कट पूरा कर लिया, उसके बाद हम उसके फ्लोर को क्लीन कर लिए। क्लीन करने के बाद ये जो यहाँ कंट्रोल वाल्व है, यहाँ रहेगा ऑपरेटर। इसको लीवर के माध्यम से जो इसमें हाई प्रेशर है उसको ऑपरेट करेगा। उसके बाद ये कैनोपी जो है नीचे की ओर आ जाएगा। नीचे ये रूफ का कांटेक्ट इसका जो है ख़त्म हो गया। अब उसके बाद ये कैसे काम करता है, ये दो जो देख रहे हैं आप, ये हाइड्रोलिक रैम है। ये एएफसी से कनेक्ट रहता है। इसमें पिन रहता है लगा हुआ, और इस पिन से एएफसी का जो प्लेट है वो कनेक्टेड रहता है, और यही एएफसी को आगे की ओर धकेलता है। जब यहाँ से ऑपरेटर इसको ऑपरेट करेगा तो एएफसी इसमें जितने नंबर ऑफ पावर सपोर्ट अधिक होंगे उतने नंबर ऑफ यहाँ ये पावर सपोर्ट के ऑपरेटर्स की ज़रूरत होगी। क्योंकि एक ऑपरेटर यदि 100 पावर सपोर्ट को ऑपरेट करेगा तो बहुत लंबा टाइम लगेगा, क्योंकि हमें टाइम का भी ख्याल रखना है। प्रोडक्शन के लिए टाइम का एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है, खासकर लॉन्ग में एक एक मिनट का वहाँ इम्पोर्टेंस होता है। तो एएफसी को एडवांस करने के लिए इसी जो कंट्रोल वाल्व है मॉड्यूलर स्ट्रक्चर का, वो ये पुश रैम आगे की ओर धकेलता है एएफसी को। फिर हमारा ये एएफसी आगे की ओर बढ़ गया। जब एएफसी आगे की ओर पूरा जो है सो बढ़ गया, फिर नेक्स्ट हम कटिंग चालू करते हैं। तो ये एएफसी को पुश किया, उसके बाद ऑपरेटर क्या करते हैं कि एएफसी जब आगे जो बढ़ जाता है तब जो है सो इस पावर सपोर्ट को आगे की ओर बढ़ाते हैं, और फिर ये पावर सपोर्ट जाकर के उस एएफसी में टच करता है। अब पूरा जितने भी पावर सपोर्ट है सभी को हम बढ़ा लिए, फिर नेक्स्ट कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, ये पावर सपोर्ट के बारे में आप बिल्कुल
कंसेप्ट शायद क्लियर हो गया होगा। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जो कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, रोड हेडर का कुछ पार्ट्स जो मैं आपको फिगर दिखाकर बताना चाहूँगा, जिसमें समझने में आसान होगा। ये रोड हेडर है, ये इसका कटिंग यूनिट है, कटिंग बूम जिसको बोलते हैं। इसमें पिक्स लगे रहते हैं, यही कोयले को काटता है। दूसरा, ये जो देख रहे हैं, जो हम घरों में यूज करते हैं, बांस का बना हुआ सूप, ठीक उसी टाइप का जो कंस्ट्रक्शन होता है, इसको बोलते हैं एप्रोन। इस एप्रोन में 2 गैदरिंग आर्म लगे हुए रहते हैं। जैसे आर्म मीन्स हम सभी समझ रहे हैं, तो इसका क्या काम है, जैसे ये कोयला काटने के बाद ये इस एप्रोन के पास कोयला गिरा और ये गैदरिंग आर्म जो है, आर्म इस कोयले को समेटते हुए इसके साथ बीच से चेन कन्वेयर लगा हुआ रहता है। इस चेन कन्वेयर पे वो दोनों गैदरिंग आर्म उस कोयले को लाता है और इस चेन कन्वेयर के माध्यम से जाता है ब्रिज बेल्ट पे, और ब्रिज बेल्ट डिस्चार्ज करता है बेल्ट कन्वेयर पे। उसके बाद आगे जो आपका गेट बेल्ट कन्वेयर है, उस पर डिस्चार्ज करते हुए ट्रांसपोर्ट होता है कोयला। तो इसको मैं इसलिए बताना चाहूँगा क्योंकि बहुत लोग गैदरिंग आर्म को नहीं समझते हैं, गैदरिंग आर्म क्या होता है। तो यही दोनों आर्म है जो कोल को कलेक्ट करता है। इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गैदरिंग आर्म? तो आप सभी समझ गए होंगे, एप्रोन, गैदरिंग आर्म, कटिंग यूनिट। लॉन्गवाल इक्विपमेंट के बारे में, जितने भी इक्विपमेंट यूज होते हैं उन सभी के बारे में आपको हम बता ही दिए। तो साथियों, अब मैं लॉन्गवाल पर जो बताया आप लोगों को तो समझ में आया ही होगा। फिर मैं आप लोगों के समक्ष अगले बार मिलूँगा।